आज की तारीख है 3 सितंबर 2025 और हम बात कर रहे हैं उस कायराना हमले की जिसने कश्मीर की जन्नत कही जाने वाली पहलगाम घाटी को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया। यह वो हमला था जिसने सिर्फ बेगुनाह पर्यटकों की जान नहीं ली, बल्कि भारत के उस भरोसे पर भी चोट की है जो कश्मीर में लौटती अमन और शांति की कहानी लिख रहा था। सोचिए, जयपुर से आया एक परिवार जिसके छोटे बच्चे पहली बार बर्फ देखने का सपना लेकर कश्मीर पहुंचे थे और आतंकियों ने उनकी खुशियों को गोलियों से भून दिया। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है, यह सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर प्रहार है। यह हमारी हिम्मत पर प्रहार है और यह कश्मीर के बदलते भविष्य पर चोट है। सवाल उठता है, जब सरकार कह रही थी कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद कमजोर हुआ, तो फिर आतंकियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। जैसे ही पहलगाम की शांत वादियों में गोलियों की गूंज थमी, खामोश घाटी और खाली टूरिस्ट स्पॉट, एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची। सबूत इकट्ठा करती हुई एनआईए की जांच सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, इसका मकसद पूरी साजिश को बेनकाब करना है। इसके पीछे के विदेशी हाथों का पता लगाना, स्लीपर सेल के नेटवर्क को उजागर करना। शुरुआती तथ्य बेहद चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। यह कोई अचानक हमला नहीं था, महीनों तक रेकी की गई थी। आतंकियों ने उस जगह को चुना जहां सुरक्षा थोड़ी नरम थी। पर्यटक आसानी से उनकी जद में आ सकते थे। उनके पास स्थानीय भूगोल की पुख्ता जानकारी थी और सुरक्षा व्यवस्था की भी। एनआईए की ताजा रिपोर्ट के मुख्य बिंदु अब सामने आ रहे हैं। जांच में पता चला कि आतंकियों ने चीन में बनी स्टील कोर बुलेट्स का इस्तेमाल किया था। ये गोलियां सामान्य बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने की क्षमता रखती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर आतंकियों ने पहलगाम जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को ही अपने नापाक इरादों के लिए क्यों चुना? इसका जवाब उनकी बौखलाहट में है और घटिया रणनीति में है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने कश्मीर की छवि बदलने के लिए पर्यटन को हथियार बनाया। पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा। आतंकियों और उनके आकाओं को यह हजम नहीं हुआ। कश्मीर की शांति, यहां की खुशहाली, लोगों का विकास की मुख्यधारा से जुड़ना, इसलिए उन्होंने सबसे नरम और सबसे प्रभावी टारगेट यानी पर्यटन पर हमला किया। पहलगाम को निशाना बनाने का एक बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचना था। यह सिर्फ स्थानीय हमला नहीं था, बल्कि दुनिया को संदेश था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ट्रैवल एडवाइजरी की गूंज। आतंकियों का मकसद था डर का माहौल पैदा करो, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भारत ऐसी चुनौतियों से डरने वाला नहीं है। पहलगाम हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कायराना हरकत के पीछे कौन है? सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया रिपोर्टों के आधार पर शक की सुई सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की ओर इशारा कर रही है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। हालांकि सीधे तौर पर किसी बड़े संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले का तरीका और इस्तेमाल किए गए हथियार,
लश्कर जैश की कार्यशैली से मेल खाते हैं। ये वही संगठन है जो मुंबई हमलों से लेकर पुलवामा तक अनगिनत आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पर्दे के पीछे से इन संगठनों को आईएसआई का पूरा समर्थन और संरक्षण हासिल है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि पहलगाम हमले के पीछे एक या दो नहीं, बल्कि कई आतंकी गुटों का एक नापाक गठबंधन हो सकता है, जिसे सीमा पार से पूरी मदद मिल रही है। पहलगाम में हुए इस बर्बर आतंकी हमले की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दस्तक दी है। हमले की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुआ। भारत ने इस मंच का इस्तेमाल आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। आतंकवाद का कोई भी रूप मानवता के खिलाफ एक अपराध है। एससीओ के सदस्य देशों, जिनमें चीन और रूस भी शामिल हैं, ने भी हमले की निंदा की। चीन व रूस हालांकि अक्सर यह देखा गया है कि जब पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की बात आती है, तो चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। इस बार भी एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में सीमा पार आतंकवाद का स्पष्ट उल्लेख करने पर आम सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ये भारत के प्रमुख सहयोगी देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है। ऐसे में भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह ठोस सबूतों के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब करे। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है और हर कोई यह जानना चाहता है कि अब भारत सरकार क्या करेगी। सरकार के सामने दो रास्ते हैं। एक, कड़ी सैन्य कार्रवाई का। दूसरा, सधी हुई कूटनीति का। दोनों रास्तों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। कुछ कहते हैं बातचीत का समय खत्म। उरी, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाना चाहिए। एक कड़ी सैन्य कार्रवाई से देश की जनता का मनोबल भी बढ़ेगा। दूसरा रास्ता, कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरना और आर्थिक रूप से कमजोर करना। भारत एफएटीएफ जैसे संगठनों पर दबाव डाल सकता है और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाना चाह सकता है। शायद सबसे प्रभावी इन दोनों का मिला जुला रूप हाइब्रिड वॉरफेयर, सैन्य ताकत, कूटनीतिक कौशल, आर्थिक मजबूती, इन तीनों का संतुलन साधना होगा। पहलगाम का हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसा युद्ध है जो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है। सीमा पर कश्मीर की घाटियों में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में, हमारे अपने समाज के भीतर। इस हमले के बाद कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। क्या इन हमलों के लिए सिर्फ सीमा पार से भेजे गए मुट्ठी भर आतंकी ही जिम्मेदार हैं?
या क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जो दोहरे मापदंड अपनाती है? क्या हमारी व्यवस्था में कोई कमी है? क्या खुफिया समन्वय में चूक हुई? क्या शांति की वापसी ने हमें आत्मसंतुष्ट कर दिया था? हमें स्वीकार करना होगा, आतंकवाद की नर्सरी और इकोसिस्टम मौजूद हैं, इसलिए खतरा बना रहेगा। लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि जहरीली सोच से भी है। यह लड़ाई स्कूलों में, मस्जिदों में, सोशल मीडिया पर और हमारे ड्राइंग रूम की बहसों में भी लड़ी जानी है। यह जिम्मेदारी सभी 140 करोड़ भारतीयों की है। फैसला हमें करना है और वक्त अब आ गया है।